गुड इवनिंग प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी। आपके अपने इस प्यारे से लर्निंग प्लेटफॉर्म कुरुक्षेत्र पर मैं आप सभी प्यारे साथियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो प्यारे साथियों, हमने एचएससी द्वारा पूछे गए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों की सीरीज शुरू की थी और आज हम उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए प्यारे साथियों, इस प्यारे से सेशन की हम शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हो, एचएससी सीटी ग्रुप डी हरियाणा जीके, ये हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 17 रहने वाला है। 16 प्रैक्टिस सेट मैं अपने इस प्यारे से लर्निंग प्लेटफॉर्म पर करवा चुका हूं। तो भाई कोई भी स्टूडेंट अगर हमारे इस प्यारे से लर्निंग प्लेटफॉर्म पर नया आया है तो वो जाके हमारी प्लेलिस्ट को चेक कर सकता है। वहां पे मैंने हरियाणा सीटी ग्रुप डी 2023 के नाम से प्लेलिस्ट क्रिएट कर रखी है, जो आपके आने वाले आगामी एग्जाम में हरियाणा सीटी ग्रुप डी के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होने वाली है। तो चलिए अपने इस प्यारे से सेशन की हम शुरुआत करते हैं। और पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर कि गिद्ध संरक्षण प्रजनन केंद्र हरियाणा में किस स्थान पर है। तो इसके बारे में तो आप सभी बता ही दोगे कि ये हमारा हरियाणा के पिंजौर नामक स्थान पर रहेगा, जो कि पंचकुला में आता है। अब देखो एक क्वेश्चन आता हमारे पास कि रेड जंगल फाउल जो प्रजनन केंद्र है, रेड जंगल फाउल प्रजनन केंद्र, ये हरियाणा के किस स्थान पर है। ठीक है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा अगर मैं बात करूं फीजेंट तितर प्रजनन केंद्र की, किसकी, तो ध्यान रखेंगे फीजेंट तितर प्रजनन केंद्र ये हमारे हरियाणा के किस स्थान पर रहेगा। फीजेंट तितर प्रजनन केंद्र, इसके बारे में ध्यान रखेंगे। और उसके बाद हमारे पास एक आता है चिड़िया प्रजनन केंद्र, किसके बारे में ध्यान रखेंगे, चिड़िया प्रजनन केंद्र ये हरियाणा में कहां पर रहेगा। चिड़िया का जिक्र हुआ है तो ध्यान रखेंगे हरियाणा में कुल कितने चिड़ियाघर हैं। हरियाणा में कुल चिड़ियाघरों की संख्या आप मेरे को बताएंगे कि जो चिड़ियाघर है उनकी संख्या क्या रहने वाली है। फिर आप आंसर कर सकते हैं हरियाणा का सबसे छोटा और पुराना चिड़ियाघर, ठीक है, वो कहां पर रहेगा। उसके बाद आप मेरे को बता सकते हैं हरियाणा का सबसे बड़ा चिड़ियाघर है ये कहां पर रहने वाला है। सबसे बड़ा जो चिड़ियाघर है ये कहां पर रहेगा। तो चलिए एक एक करके हम इसके आंसर कर लेते हैं। अगर मैं रेड जंगल फाउल प्रजनन केंद्र की बात करूं तो ये भी हमारा कहां पे रहने वाला है, पिंजौर में रहने वाला है। कहां पर, पंचकुला में। ठीक है, अभी पीछे एक एग्जाम हुआ था एचएससी के द्वारा और वहां पे हमारे से पूछ लिया गया था कि जो जंगली मुर्गे हैं वो कहां पर पाए जाते हैं। ठीक है, आप सभी जानते हैं कि जो जंगली मुर्गे हैं उनको हम क्लेसर नेशनल पार्क में भी देखते हैं। तो वहां पर हमारे पास ऑप्शन में यमुनानगर जो जिला है वो नहीं दे रखा था और अंबाला और पंचकुला दे रखा था। ठीक है, तो काफी स्टूडेंट है जो अंबाला को टिक कराए थे। तो ध्यान रखेंगे लाल रंग से संबंधित अगर कोई चीज पूछी जाए तो वो हमारी कहां पे हो जाएगी, पंचकुला में। उसके बाद बात आती है फीजेंट तितर प्रजनन केंद्र, ये हमारा कहां पर रहेगा। तो ध्यान रखेंगे मोरनी पंचकुला में रहेगा। कहां पर है, मोरनी पंचकुला में। अगर मैं चिड़िया की बात करूं तो चिड़िया वाला भी हमारा कहां पे रहने वाला है, मोरनी में। ठीक है, उसके बाद हरियाणा में कुल चिड़ियाघरों की बात करूं तो कितने रहेंगे, 3 रहेंगे। हरियाणा का सबसे छोटा चिड़ियाघर लघु चिड़ियाघर, जिसका नाम चौधरी बंसीलाल के बेटे सुरेंद्र सिंह के नाम पे कर दिया गया, कहां पर स्थित रहेगा, भिवानी में स्थित रहेगा। 1982-83 में स्थापित हुआ था। अगर मैं सबसे बड़े चिड़ियाघर की बात करूं तो ये हमारे किस जिले में रहेगा, तो ये हमारा रोहतक जिले में रहेगा। कहां पर रहेगा, रोहतक जिले में रहेगा। कौन सा, हरियाणा का सबसे बड़ा चिड़ियाघर। चलिए अगले क्वेश्चन पे। निम्न में से सभी नदियों का अवतरण शिवालिक पर्वतमालाओं से हुआ है शिवाय। तो अब आप देखिए कि भाई जो सारे की सारी नदियां हैं वो हमारी कहां से निकली है, शिवालिक पर्वतमाला से छोड़ के एक नदी को। और वो हमारी जो नदी है वो कौन सी रहेगी, तो ध्यान रखेंगे वो हमारी नदी है वो रहेगी यमुना। ठीक है, 1 मिनट रुकेंगे भाई। तो चलिए प्यारे साथियों, क्या कह रहा था कि भाई जो शिवालिक पर्वतमालाओं से हुआ है अवतरण सभी का, तो
किसका नहीं हुआ? यमुना का नहीं हुआ। यमुना कहां से निकलती है? तो ध्यान रखेंगे यमुनोत्री से। कहां से निकलती है ये? यमुनोत्री, उत्तराखंड से निकलती है। कौन सी? यमुना नदी। अगर मैं घग्गर नदी की बात करूं तो ध्यान रखेंगे डागसाई की पहाड़ी से। कहां से? ये डागसाई की पहाड़ी से। टांगड़ी नदी की बात करूं तो ध्यान रखेंगे ये कहां से निकलती है? मोरनी की पहाड़ी से। सरस्वती की बात करूं तो ये कहां से? हमारी सिरमौर जिला, जो कि हमारा कहां पर रहेगा? हिमाचल प्रदेश, वहीं से निकलती है सरस्वती नदी। हरियाणा के आदि बद्री नामक स्थान से प्रवेश करती है और पेहोवा से एग्जिट करती है। कौन सी नदी? सरस्वती नदी। समझ गए? तो ये आप ध्यान रखेंगे, इसका आंसर क्या हो जाएगा? यमुना नदी। ठीक है, चलिए आगे। उसके बाद आता है कि लोकसभा हरियाणा राज्य के प्रतिनिधियों की संख्या, मतलब कि भाई लोकसभा में अपने हरियाणा के कितने प्रतिनिधि हैं। तो इस क्वेश्चन को हमने कई बार पढ़ लिया है, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा आपसे बता देता हूं कि भाई हरियाणा में आपसे लोकसभा की सीटें पूछे, हरियाणा में अगर आपसे पूछा जाए लोकसभा की जो सीट है वो कितनी रहने वाली है? 10। उसके बाद इसमें से अगर आपसे आरक्षित सीटों के बारे में पूछ ले तो वो कितनी रहेंगी? 2 रहेंगी। कौन कौन सी? तो ध्यान रखेंगे अंबाला और कौन सा हो जाएगा हमारे पास? सिरसा हो जाएगा। ठीक है, और आपको पता ये हमारे मिलिट्री एयरबेस स्टेशन भी रहेंगे अंबाला और सिरसा। अंबाला की स्थापना 1948 और सिरसा की स्थापना हुई थी 1964। इसके बारे में भी आप ध्यान रखेंगे। इसी प्रकार से अगर मैं आपसे बात करूं कि हरियाणा में कुल सांसदों की संख्या कितनी है? कुल सांसदों की संख्या, समझ गए? अब देखो इस क्वेश्चन के बारे में जानते तो सभी हैं, लेकिन जब एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो स्टूडेंट गलत करके आ जाते हैं। तो आपको इन्हीं क्वेश्चनों पे, मैं उन क्वेश्चनों पे आपको फोकस करवाने वाला हूं जो गलती से गलत हो जाते हैं, मतलब आते हुए क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। और जब आते हुए क्वेश्चन एग्जाम में गलत हो जाए तो जो हमारा सिलेक्शन है वो रह जाता है। ठीक है, तो अगर आपने हमारी क्लास ज्वाइन कर रखी है और पूरा आप देख रहे हो तो आपको कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आते हुए क्वेश्चन आप एग्जाम में गलत करके आए, क्योंकि जब आप क्वेश्चनों को टिक करोगे तो मेरी बात आपको जरूर याद आएगी। ठीक है, तो हरियाणा में कुल सांसदों की संख्या कितनी है? 15 है। ठीक है, उसके बाद हरियाणा में विधानसभा सीटों की मैं बात करूं, हरियाणा में अगर मैं विधानसभा सीट की बात करूं तो ध्यान रखेंगे इनकी संख्या कितनी रहने वाली है? 90 रहने वाली है। और आरक्षित सीट हमारे पास हरियाणा में कितनी हो जाएंगी? तो वो हो जाएंगे हमारे पास 17। ठीक है, तो लोकसभा के प्रतिनिधि पूछे थे वो कितने हो जाएंगे? 10 हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है मारकंडा नदी कहां से निकलती है? तो अभी अभी आपसे बताया मारकंडा नदी शिवालिक की पहाड़ी से निकलती है। ध्यान रखेंगे नाहन क्षेत्र का, अगर क्षेत्र के बारे में पूछ ले तो नाहन क्षेत्र से निकलती है। कौन सी नदी? तो वो निकलती है हमारी मारकंडा नदी। समझ गए? यमुनोत्री से तो आपको पता है यमुना और मेवात की पहाड़ी, हाँ इसके बारे में ध्यान रखेंगे। मेवात की पहाड़ी में इंदौर नामक दुर्ग से, मेवात की पहाड़ी में कहां से? इंदौर दुर्ग से नदी निकलती है। और वो कौन सी निकलती है? तो ध्यान रखेंगे इंदौरी नदी। और इंदौरी नदी किसकी सहायक नदी है? साहबी की सहायक नदी है। पटौदी के पास जाके ये किसमें मिल जाती है? साहबी नदी में मिल जाती है। 2 जलधाराओं में विभाजित होती है और दोनों ही जलधारा इसकी साहबी नदी में मिलती है। ठीक है, तो इसके बारे में आप ध्यान रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे कि मैग्नीज हरियाणा में कहां पर पाया जाता है? तो आपको पता ही है मैग्नीज के बारे में, तो आप मेरे को आंसर करेंगे अब्रक हरियाणा में कहां पे पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद आप मेरे को बताएंगे लोह अयस्क ये हरियाणा में कहां पे पाया जाता है? चूना हरियाणा में कहां पे पाया जाता है? चूना पत्थर की मैं बात करूं हरियाणा में कहां पे मिलता है? उसके बाद आप मेरे को आंसर कर सकते हैं रवेदार चूना के बारे में, ये कहां पर पाया जाता है? बजरी हरियाणा में कहां पर पाई जाती है? सोना हरियाणा में कहां पर पाया जाता है? ठीक है, तो चलिए इनके बारे में हम आंसर कर लेते हैं। अगर बात करूं मैं अब्रक और लोह अयस्क की, ठीक है, अब्रक और लोह अयस्क की, तो कहां पे मिलते हैं ये? महेंद्रगढ़ जिले में। कहां पर? महेंद्रगढ़ में। चूना पत्थर भी कहां पे मिलेगा? ना सॉरी, केवल चूना, चूना कहां पे मिलेगा? महेंद्रगढ़ में। अब देखो इसमें थोड़ा सा विवाद है चूने पत्थर में, तो सबसे पहले आपको प्रायोरिटी देनी है महेंद्रगढ़ को। और महेंद्रगढ़ जब ऑप्शन में ना आए तो हम जा सकते हैं किसके साथ है? रोहतक जिले के साथ। चूना पत्थर महेंद्रगढ़ प्लस रोहतक। रवेदार चूने की बात की जाए तो ध्यान रखेंगे ये हमारा रोहतक जिले में रवेदार चूना।
बजरी की बात करें तो बाबा फरीद की नगरी फरीदाबाद हो जाएगा, बाबा फरीद की नगरी फरीदाबाद। सोने की बात करें तो एक ही स्थान होगा, नारायणगढ़। और ये जो नारायणगढ़ है ये कहां पर रहेगा, तो ध्यान रखेंगे ये अंबाला जिले में रहेगा। कहां पर है, अंबाला जिले में। ये वही नारायणगढ़ है जिसको चौहानों का मूल स्थान माना जाता है। किसका, चौहानों का मूल स्थान। सोने की नगरी जो हमारी है गोल्डन सिटी, वो कहा जाता है सोनीपत को, लेकिन सोना पाया जाएगा नारायणगढ़ अंबाला में। ठीक है, मैग्नीज कहां पे मिलता है मेरे भाई, मैग्नीज पाया जाएगा आपका महेंद्रगढ़ जिले में। महेंद्रगढ़ जिले को ही तो हम खनिजों का शहर कहते हैं। सिंह या ढेरों का शहर किसे कहा जाता है, नारनौल को। किसको कहा जाता है, नारनौल को। बावड़ियों का नगर किसे कहा जाएगा, नारनौल को। जबकि अगर मैं बात करूं नहरों का नगर किसे कहा जाएगा, तो वो टोहाना को कहा जाता है, ध्यान रखेंगे। और मुगल द्वीप थानेसर को कहा जाएगा। चलिए आगे, फरीदाबाद में कौन सी फैक्ट्री है। अब देखो ये जो फैक्ट्री है ये जो अपना रेफ्रिजरेटर, रबर टायर और ट्रैक्टर, ये सारे के सारे हमारे कहां पे हैं, फरीदाबाद में। लेकिन इसके अलावा और भी तो उद्योग धंधे हैं, जैसे कि आपसे पूछ ले हिन्ना मेहंदी उद्योग। ठीक है, तो ये हमारा कहां पर रहेगा, हिन्ना मेहंदी उद्योग ये कहां पे रहेगा। इसके अलावा अगर आपसे मैं बात करूं किसके बारे में, कृत्रिम अंग के बारे में। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे कृत्रिम अंग उद्योग ये हरियाणा में कहां पर स्थित रहेगा। इसके अलावा हड्डी की नक्काशी ये कहां पर रहेगी, हड्डी की नक्काशी उद्योग है ये हरियाणा में कहां पर है। इसके अलावा आप मेरे को जेसीबी उद्योग के बारे में आंसर कर सकते हैं, जेसीबी उद्योग के बारे में, बाटा चप्पल के बारे में कल भी पढ़ाया था मैंने, बाटा चप्पल के बारे में बता सकते हैं। इसके अलावा आप मेरे को राजदूत मोटरसाइकिल के बारे में, किसके बारे में, राजदूत मोटरसाइकिल उद्योग ये हरियाणा में कहां पर रहेगा। इसके अलावा भाई रिवीजन बहुत जरूरी है। ठीक है, आज तो मैंने थंबनेल भी डाला है तूफानी रिवीजन, तो इसका मतलब यही है कि भाई जितने में मतलब कि आप खुद से पढ़ते हो उससे ज्यादा क्वेश्चन मैं आपके यहाँ पे करवा दूंगा। और जो हमारे प्रीवियस जो क्वेश्चन हो लिए उनको भी लेके आएंगे, क्योंकि भाई जो चीजें है ना वो बार बार पढ़ने से ही याद होंगी। ठीक है, ये एकमात्र ही रामबाण उपाय है चीजों को याद रखना कि हमने कितनी बार पढ़ी है। ठीक है, नई नई चीजें पढ़ना उससे काम नहीं चलेगा, जो चीजें आपने पढ़ ली उनका कितनी बार रिवीजन किया है उन्हीं को पक्का करना है। तो ध्यान रखेंगे लिबर्टी जूता उद्योग ये मैंने कल पढ़ाया था, तो अब आज कितनों के याद है वो देख लो। लिबर्टी जूता उद्योग की स्थापना कब और कहां पे हुई थी। एक हमारे पास आता है वनस्पति उद्योग, इसके बारे में बता देंगे, वनस्पति उद्योग है। और एक मैं नया बताता हूं हिंदुस्तान गम लिमिटेड उद्योग, हिंदुस्तान गम लिमिटेड उद्योग है ये कहां पे रहेगा। एक आप बताएंगे दरी उद्योग हरियाणा में कहां पर है। ठीक है, उसके बाद एक आप बता देंगे मेरे को दरी और गलीचा उद्योग, दरी और गलीचा उद्योग। चलिए अब इसके कर लेते हैं आंसर। अब तो आप समझ गए होंगे कि इधर जो मैंने सारे लिखे हैं, चाहे वो मेहंदी हो, कृत्रिम अंग हो, हड्डी की नक्काशी, जेसीबी, बाटा चप्पल हो और राजदूत मोटरसाइकिल हो, सारे के सारे ये जो हमारे उद्योग है ये किस जिले में रहेंगे, तो ध्यान रखेंगे ये हमारे फरीदाबाद जिले में रहेंगे। जबकि मैं लिबर्टी जूता उद्योग की बात करूं तो ये हमारे हरियाणा के करनाल जिले में रहेगा। वनस्पति उद्योग की बात करें तो ये भी कहां पर रहेगा, करनाल में रहेगा। उसके बाद हिंदुस्तान गम लिमिटेड की बात करें तो ध्यान रखेंगे भिवानी आएगा इसका आंसर। क्या आएगा, भिवानी। दरी उद्योग की बात करें तो दरी उद्योग रहेगा पानीपत में। जबकि आपको इस क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ना है, कभी एग्जाम में आए तो दरी और गलीचा उद्योग की अगर बात की जाए तो ये हमारा आंसर चेंज हो जाएगा और कहां पे रहेगा सॉरी अंबाला में। ठीक है, कहां पे रहेगा, अंबाला में। अब अगर बात की जाए लिबर्टी जूता उद्योग तो इसकी जो स्थापना है वो ध्यान रखेंगे, इसकी स्थापना हुई थी 1954 में। कब हुई थी, 1954 में स्थापना हुई थी किसकी, लिबर्टा जूता उद्योग। इसके अलावा मैंने कल बताया था तिल्ली जूता उद्योग या तिल्ली जूती उद्योग कहां पे रहेगा, रेवाड़ी में रहेगा। हवाई चप्पल उद्योग पूछे तो वो हमारा महेंद्रगढ़ में, जबकि रिलैक्सो हवाई चप्पल उद्योग कहां पे रहेगा, झज्जर में रहेगा। अगर प्रिंटिंग ये सॉरी सैनिटरी उद्योग के बारे में पूछ लिया जाए तो वो बहादुरगढ़ हरियाणा का प्रवेश द्वार, जबकि भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है गेटवे ऑफ मुंबई को। ठीक है, तो इनके बारे में आप ध्यान रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे,
जल पृथ्वी की सतह पर लगभग जगह घेरता है। ये फिर से इंडिया जीके का डाल दिया। अब देखो भाई इसका आंसर क्या आ जाएगा, जल हमारी पृथ्वी पर 71% जो है ना वो स्थान घेरता है, ठीक है 71%। अब चलो इसमें भी हम बात कर लेते हैं जल के बारे में भी। अब देखो जो भी हमारे पास टोटल जल है, ठीक है, उस जल का कितना प्रतिशत है जो हमारे महासागरों में खारे जल के रूप में पाया जाता है, महासागरों में खारे जल के रूप में पाया जाता है कितना प्रतिशत, ठीक है। उसके बाद आप मेरे को आंसर करेंगे कि जो हमारा ग्लेशियर और हिमनद से जो जल मिलता है हमें, हिमनद और ग्लेशियर से जो हमें जल मिलता है वो कितना प्रतिशत है। और उसके बाद आप बता देंगे मेरे को कि भाई पृथ्वी पर जो मीठा जल विद्यमान है वो कितना प्रतिशत है, ठीक है। तो इनके बारे में आप आंसर कर देंगे। देखो अगर महासागरों की बात की जाए तो 97% अपनी पृथ्वी के ऊपर खारा जल पाया जाता है। हिमनद और ग्लेशियर में केवल और केवल 2.4% है, जबकि मीठा जल जो है वो पृथ्वी के ऊपर 0.6% है। कितना? 0.6%। इसके बारे में आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे। मेवात में बोली जाने वाली हरियाणा भाषा का प्रभाव नहीं है। एक दिन मैंने बोलियां करवाई थी आपसे, ठीक है, तो अभी इसके बारे में ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। मेवात कहां पर रहेगा, तो आपको पता है कि जी मेवात हरियाणा के दक्षिण की तरफ स्थित है, ठीक है, दक्षिण की तरफ स्थित है, यानी कि फरीदाबाद गुरुग्राम के नीचे ही तो स्थित रहेगा। तो उधर जो मेवात है ये पलवल की भी टच में पड़ता है, और अपना जो क्या नाम है फरीदाबाद, और इधर राजस्थान भी हो गया। तो इसका मतलब यहाँ पे कौन कौन सी बोली बोली जाती होगी, तो यहाँ पे जो प्रभाव है वो देखो ब्रज भाषा का भी देखने को मिलता है, राजस्थानी का भी देखने को मिलता है, और अपने राजस्थान के लगता बांगरू भी हो गया, ठीक है, जो कि हरियाणा में बांगरू हो गई। तो ये सारी हो जाएंगी। कौन सी भाषा नहीं है, किसका प्रभाव नहीं है, पंजाबी का यहाँ पे प्रभाव नहीं रहेगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में हस्तलेख संग्रहालय की स्थापना में सबसे अधिक योगदान किस विद्वान का रहा है, तो भाई ये संग्रहालय है सथानु दत्त शर्मा क्या नाम है हस्तलेख संग्रहालय किसका, तो ये पंडित सथानु दत्त शर्मा का रहेगा, ठीक है। इसके अलावा अगर संग्रहालय की बात हुई है तो आप मेरे को बताएंगे श्री कृष्ण संग्रहालय है ये कहां पे रहने वाला है। श्री कृष्ण जो संग्रहालय है ये हरियाणा में कहां पर रहेगा। उसके बाद आप मेरे को आंसर कर सकते हो नीलकंठी संग्रहालय के बारे में, नीलकंठी संग्रहालय के बारे में एक आंसर कर सकते हो आप मेरे को धरोहर संग्रहालय ये हरियाणा में कहां पर रहेगा, धरोहर संग्रहालय, ठीक है। तो भाई इनके ऊपर मत जाना, ठीक है, ये संग्रहालय है। चलो मैं इसको मिटा के लिख देता हूं। नीलकंठी जो संग्रहालय है ये कहां पर रहेगा। उसके बाद आपको बताना है धरोहर संग्रहालय ये हरियाणा में कहां पर स्थित है। और एक गुलजारी लाल नंदा के नाम से आता है, किसके नाम से, गुलजारी लाल नंदा के नाम से। अब देखो ये चार जो संग्रहालय बताए हैं ये चारों के चारों संग्रहालय हमारे धर्म नगरी 360 संगमों का तीर्थ कहा जाता है, किसको, कुरुक्षेत्र को। तो ये चारों संग्रहालय हमारे किस जिले में स्थित है, ये हमारे कुरुक्षेत्र में स्थित है। और इनमें से एक संग्रहालय जिसको क्या है एचटीसी के अंतर्गत है, हरियाणा टूरिज्म कॉरपोरेशन, और वो कौन सा है, धरोहर संग्रहालय। इसके बारे में ध्यान रखेंगे, किसके अंडर में है, अधीन है ये एचटीसी के अधीन। गुलजारी लाल नंदा ध्यान रखेंगे ये हरियाणा का एकमात्र व्यक्तिगत संग्रहालय है, मतलब किसी व्यक्ति के नाम पर, समझ गए। तो ये कौन सा है, गुलजारी लाल नंदा। कौन थे गुलजारी लाल नंदा, तो आपको सभी को पता है कि भाई जो गुलजारी लाल नंदा है ये भारत के गृह मंत्री रहे हैं, और इसी के समय में अपना हरियाणा का गठन हुआ था 1 नवंबर 1966 को। आज जो कुरुक्षेत्र को स्वरूप दे रखा है वो स्वरूप देने का काम ही किसने किया था, गुलजारी लाल नंदा को उसका श्रेय जाता है। कुरुक्षेत्र के विकास के लिए इसने एक बोर्ड का गठन किया था, और ध्यान रखेंगे उस बोर्ड का क्या नाम है, तो कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए डेट से तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। और 1968 में कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड की स्थापना हुई थी, ठीक है। चलो कुरुक्षेत्र के बारे में बता दिया, तो एक क्वेश्चन मैं आपको और बता देता हूं, मेवात विकास बोर्ड की स्थापना कब हुई थी।
मेवात विकास बोर्ड की अगर स्थापना की बात करें तो 1980 में स्थापित हुआ था, ठीक है। कौन सा? मेवात विकास बोर्ड। और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के बारे में तो आप सभी जानते होंगे, हरियाणा का प्रथम विश्वविद्यालय जिसकी स्थापना जनवरी 1956 में भारत के प्रथम राष्ट्रपति के कर कमलों के द्वारा की गई थी। इसके अलावा अगर हरियाणा का प्रथम कॉलेज आपसे पूछ लिया जाए तो 1926 में स्थापित हुआ था। कहां पे स्थापित हुआ था? रोहतक जिले में स्थापित हुआ था। इसके बारे में आप ध्यान रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे, बाबुल देश जाइयो परदेश जाइयो गोरी का वर्तु ढूंढियो, समझ गए? तो इससे तो आप वैसे ही पता लगा लोगे यार, बाबुल देश जाइयो परदेश जाइयो गोरी का वर्तु ढूंढियो किस अवसर पर महिलाओं का यह लोकगीत है। ये महिलाओं का गीत है किस अवसर पे? तो भाई वर की बात हो रही है, ठीक है। और वर वधू की बात आए तो ना तो तीज ना फागण ना दिवाली, और ये किसका हो जाएगा? विवाह का हो जाएगा। कौन सा गीत? विवाह का हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे, समाज सुधारक पंडित बस्तीराम का जन्म कहां पे हुआ था? ये भाई एक बहुत बड़े समाज सुधारक हुए हैं बस्तीराम, ठीक है। एक और व्यक्ति आते हैं जिनका नाम था अमीलाल। ये भी एग्जाम में पूछा गया था कि अमीलाल है, इनका संबंध कहां से रहेगा? और एक नाम मेरे को ध्यान आ रहा है छज्जू राम का, ठीक है, सेठ छज्जू राम। और जो सेठ छज्जू राम है इनका संबंध किस जिले से रहेगा? चलो इन दो नामों को ही कर लेते हैं। अगर मैं अमीलाल की बात करूं तो ध्यान रखेंगे अमीलाल का संबंध है जींद से, और ये क्या रहे हैं? तो ये गांधी जी के सेवक रहे हैं, ठीक है। किसके? गांधी जी के ये सेवक रहे हैं। इसके अलावा अगर मैं सेठ छज्जू राम की बात करूं तो इनका संबंध था भिवानी से। कहां से? भिवानी से। हरियाणा के कालिदास और शेक्सपियर दीपचंद बहमन के गुरु थे छज्जू राम। छज्जू राम दानी सेठ हुए हैं सर छोटू राम को आगे की शिक्षा के लिए, इसी ने सहायता दी थी। तो ध्यान रखेंगे छज्जू राम का संबंध कहां से हो जाएगा? भिवानी से हो जाएगा। उसके बाद चलिए अगले क्वेश्चन पे, कि हरियाणा में सर्वप्रथम जो रेलगाड़ी चली थी वो कब चली थी? तो ये क्वेश्चन दोबारा से रिपीट हुआ है, तो कोई बात नहीं, इसको भी हम कर लेंगे। ये चली थी हमारी दिल्ली से रेवाड़ी। कहां? दिल्ली से रेवाड़ी। और आपसे पूछ ले ये कब चली थी? तो भाई ये चली थी 1873। और 1873 आते ही आपके दिमाग में छप जाना चाहिए कि जो हमारा रेवाड़ी जंक्शन है इसकी स्थापना कब हुई थी। रेवाड़ी जंक्शन कब बना था? तो ये 1873 में ही बना था। रेवाड़ी जंक्शन ही है हरियाणा का सबसे पुराना जंक्शन। हरियाणा का क्या है? ये सबसे पुराना जंक्शन है, ठीक है। आज मैं भारत की सिनेरियो में बात नहीं करूंगा आपसे, केवल हरियाणा के बारे में चीजें बताऊंगा। अगर आपसे पूछ ले कि भाई जो अंबाड़ा है, इस अंबाड़ा को रेल लाइन से कब जोड़ा गया? अंबाड़ा को रेल लाइन से कब जोड़ा गया? इसका आंसर बताएंगे डेट के साथ। अगर आपसे पूछ ले हरियाणा का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन, सबसे बड़ा अगर आपसे रेलवे जंक्शन के बारे में पूछ लिया जाए तो क्या आंसर करोगे? अगर आपसे पूछ लिया जाए हरियाणा का सबसे व्यस्त रेलवे जंक्शन, सबसे व्यस्त यानी कि सबसे बिजी जो रेलवे जंक्शन है वो कौन सा रहने वाला है, इसके बारे में आप क्या आंसर करोगे? सबसे व्यस्त रेलवे जंक्शन। इसके अलावा अगर आपसे पूछ ले कि भाई हरियाणा जो हमारी रेलवे पुलिस, ठीक है, हरियाणा रेलवे पुलिस, इसका गठन कब हुआ था? हरियाणा रेलवे पुलिस का अगर आपसे गठन पूछ लिया जाए तो ये कहां पे रहेगा ना, कब हुआ था इसका, सॉरी। उसके बाद रेलवे वैगन वर्कशॉप, इसकी स्थापना कब हुई थी? रेलवे वैगन वर्कशॉप की स्थापना कब हुई थी, ठीक है। तो चलिए इन क्वेश्चनों के बारे में आप मेरे को करेंगे आंसर, और इनका हम आंसर करेंगे तो भाई अंबाड़ा रेलवे लाइन की जो मतलब कि इसको अंबाड़ा को रेलवे लाइन से जो जोड़ा गया था वो 1880 में। सबसे बड़ा जो हमारा रेलवे जंक्शन रहने वाला है वो ध्यान रखेंगे रेवाड़ी, जो सबसे पुराना भी है। इसके साथ साथ है सबसे व्यस्त रेलवे जंक्शन रहेगा हमारा अंबाड़ा में। कहां पे रहेगा? अंबाड़ा में, ठीक है, अंबाड़ा। उसके बाद हरियाणा रेलवे पुलिस का गठन हुआ था 1 नवंबर
1966 को। कब? 1 नवंबर 1966 को। रेलवे वैगन वर्कशॉप की बात करें तो इसकी स्थापना 1952 में हुई थी। ध्यान रखेंगे कहां पर स्थित है ये? जगाधरी में रहेगा। कहां पे? जगाधरी, जिसको छोटे पित्तल नगरी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना था। चलिए अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है 1919 में सर्वप्रथम रोलट एक्ट का विरोध कहां हुआ था? तो आप इसका आंसर कमेंट में करेंगे। 1 मिनट में आया। तो चलिए भाई, इसका आप आंसर करेंगे कि 1919 में सर्वप्रथम रोलट एक्ट का विरोध कहां पे हुआ था। तो भाई इसका आंसर करने से पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताना चाहता हूं। और वो क्या कि भाई बात थी 10 अप्रैल की। कब की? 10 अप्रैल। और 1919 इसी रोलट एक्ट का विरोध करने के लिए महात्मा गांधी को जाना था पंजाब। और ध्यान रखेंगे 10 अप्रैल 1919 को महात्मा गांधी की भारत में पहली गिरफ्तारी होती है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे किसके बारे में? महात्मा गांधी की प्रथम गिरफ्तारी, इसके बारे में ध्यान रखेंगे। और ये गिरफ्तारी कहां पर हुई थी? ठीक है, उसके बाद ध्यान रखेंगे भाई 1909 में जो क्रांतिकारी गतिविधियां होती थी। ठीक है, कौन सी? क्रांतिकारी गतिविधि। और इस क्रांतिकारी गतिविधि का जो प्रमुख केंद्र है वो क्या होता था? कौन सा जिला था प्रमुख केंद्र? इसके अलावा आप मेरे को बताएंगे कि जो हमारा असहयोग, ठीक है, किसके बारे में ध्यान रखेंगे? एक आंदोलन हुआ था, असहयोग आंदोलन। ठीक है, और इस असहयोग आंदोलन का हरियाणा में विरोध किसने किया था? उस व्यक्ति का नाम है, वो ध्यान रखेंगे आप। ठीक है, और उसके बाद इसी डेट के आसपास ध्यान रखेंगे एक शब्द शैतान। और इस शैतान शब्द का जो प्रयोग है वो किसके द्वारा किया गया था और कहां पर किया गया था? ठीक है, तो इन क्वेश्चनों के बारे में आप मेरे को देंगे आंसर। देखो, अगर मैं बात करूं 10 अप्रैल 1919 को गांधी जी की पहली गिरफ्तारी होती है पलवल जिले से। ठीक है, पलवल रेलवे स्टेशन पे ही उसको पुलिस के द्वारा वापस भेज दिया गया था मुंबई। उसके बाद 1919 में क्रांतिकारी गतिविधियों का प्रमुख केंद्र हुआ करता था क्या? अंबाला। ठीक है, उसके बाद असहयोग आंदोलन में इसका विरोध करने वाले थे कौन? असहयोग आंदोलन का विरोध कर रहे थे कौन? तो सर छोटूराम। 1920 से 22 हरियाणा में यह चला था। शैतान शब्द का प्रयोग किया गया था भिवानी जिले में 1920 में। और ध्यान रखेंगे ये किसके द्वारा किया गया था? तो ये भी महात्मा गांधी जी के द्वारा ही शैतान शब्द का क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है। अब आ जाओ इस क्वेश्चन पे कि 1919 में सर्वप्रथम रोलट एक्ट का विरोध भी कहां पर हुआ था? तो ये भी अंबाला में हुआ था। हरियाणा में 1857 की क्रांति की शुरुआत भी कहां से हुई थी? तो ये क्रांति भी शुरू हुई थी अंबाला से। ध्यान रखेंगे, जबकि अगर भारत में बात की जाए तो वो मेरठ के काली पलटन नामक स्थान से होती है। और ध्यान रखेंगे कदम सिंह के नेतृत्व में सेना निकलती है। कहां से? ये मेरठ से निकलती है। क्रांति की शुरुआत भारत में 10 मई 1857 को। अब आता है भगत व संगीत सूरदास किसके समकालीन थे? तो ये क्वेश्चन भी हमारा दोबारा रिपीट हो गया, तो कोई बात ना, इसको भी दोबारा से कर लेंगे कि भाई ये समकालीन थे अकबर के। ठीक है, किसके समकालीन थे? अकबर के थे। अब बात आती है सूरदास का जन्म स्थान क्या रहा है?
सूरदास का जन्म कहां पर हुआ था, उसके बाद आप मेरे को बताएंगे इसके संगीत के गुरु कौन हुए हैं। सूरदास के संगीत के गुरु कौन है, संगीत शास्त्र के गुरु। सूरदास के दर्शन शास्त्र के गुरु का नाम बताएंगे, ये कौन हुए हैं, ठीक है। इसके अलावा इसके बारे में और क्या बता सकते हो, तो चलो इतना ही कर लो इनके बारे में, ठीक है। इसके अलावा ना एक पंडित जसराज के बारे में बता दो आप, ठीक है। जसराज का जो जन्म है ये कब हुआ था, इसकी डेट बताएंगे। उसके बाद जसराज की जो मृत्यु है इसकी डेट बताएंगे, कब और कहां पर हुई थी। इसके अलावा इसका घराना क्या था, जसराज किस घराने से आते थे, ठीक है, किस घराने से आते थे। इसकी पुस्तक का क्या नाम था, ये बता देंगे। किसके बारे में, पंडित जसराज के बारे में, ठीक है। तो चलिए इन क्वेश्चनों का हम आंसर करते हैं। देखो सबसे पहले सूरदास के जन्म की बात करें तो ये हमारा होता था सीही फरीदाबाद में। कौन सा हो जाएगा स्थान, सीही फरीदाबाद, जिसको आधुनिक जो शास्त्र है ना इसका कुछ स्थल वगैरह भी कहा, आधुनिक आराध्यो या आधुनिक आराध्य शास्त्रों का स्थल, इस प्रकार से कुछ कहा जाता है, इसको देख लेना एक बार। उसके बाद संगीत के जो गुरु हुए इसके, तो इनका नाम है संत हरिदास। क्या है, संत हरिदास। दर्शन शास्त्र की अगर अपन बात करें तो उसका नाम था वल्लभाचार्य। कौन हुए हैं, वल्लभाचार्य। पंडित जसराज का जन्म हुआ था कब, तो इसका जो जन्म है ये हुआ था 1930 को, ठीक है। और इनका जन्म हुआ था पीली मंदोरी फतेहाबाद, लेकिन एचएससी मानती है इसको हिसार, ठीक है। उसके बाद अगर मृत्यु की बात करें तो इसकी मृत्यु हुई थी 2020 में यूएसए में, न्यू जर्सी यूएसए में इसकी मृत्यु होती है। घराने की बात करें तो ये मेवाती घराने से आते हैं। कौन से घराने से, मेवाती घराने से। और एक पुस्तक लिखी थी इसने रसराज, और हमारे लोकप्रिय जो प्रधानमंत्री हुए हैं वो पंडित जसराज को रसराज के नाम से ही बुलाया करते थे, ठीक है। तो इसके बारे में आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसके अलावा भाई जो हमारा क्या नाम है बृहस्पति और क्या नाम है एक मंगल ग्रह है, उनके बीच में एक क्षुद्र ग्रह है, उसका नाम मतलब कि नासा ने पंडित जसराज के नाम पे रखा है। इस बात को भी आप ध्यान रख लेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे, दारूहेड़ा औद्योगिक क्षेत्र किस राजमार्ग पे आता है। ये भाई राजमार्ग नेशनल हाईवे की बात हो रही है दारूहेड़ा औद्योगिक क्षेत्र के लिए, और वो ध्यान देंगे कौन से पे आता है, दिल्ली जयपुर। अब बात ये आती है दिल्ली जयपुर को तो आप छोड़ो, पहले ये बताओ मेरे को कि जो NH48 है वो किसको जोड़ता है, ठीक है। NH44 लिख दिया, NH48 के बारे में आप मेरे को कुछ बताएंगे। उसके बाद आप मेरे को बताएंगे NH संख्या नंबर 148A, इसकी क्या खास बात है। उसके बाद बताएंगे NH आपको बताना है 352, ठीक है, ये बताएंगे। फिर आप मेरे को बताएंगे NH संख्या नंबर 52 के बारे में, ठीक है। उसके बाद आप मेरे को आंसर करेंगे NH संख्या नंबर 152 के बारे में, ठीक है। तो चलिए इतनों के बारे में बता दो, फिर कभी क्वेश्चन आया तो और आगे डिटेल से इनको कर लेंगे, ठीक है। अब देखो NH48 की बात करें तो आपको पता होना चाहिए कि जी ये दिल्ली को चेन्नई से जोड़ता है, ठीक है। दिल्ली से चेन्नई तक जाता है क्या, NH48, ठीक है। दिल्ली से कहां तक जाएगा भाई, ये चेन्नई तक जाता है, ठीक है। तो आप क्या कहोगे, दिल्ली, गुरुग्राम, इसके अलावा मानेसर, धारूहेड़ा, बावल, और ये अपने जयपुर होते हुए, अलवर वगैरह होते हुए, जयपुर होते हुए मुंबई, और पहुंच जाएगा कहां तक, चेन्नई तक। उसके बाद 148A की बात करें तो ध्यान रखेंगे ये गुरुग्राम को दिल्ली से जोड़ता है, गुरुग्राम को ये जोड़ता है किससे, दिल्ली से। और ध्यान रखेंगे ये हरियाणा का सबसे छोटा, ये हरियाणा का सबसे छोटा राजमार्ग है, सबसे छोटा नेशनल हाईवे। अब देखो सबसे पहले 352, 152, 52 आया, तो 52 को देख लेते हैं। और ध्यान रखेंगे जो 52 है ना वो भिवानी के झुंपा से प्रवेश करता है, और भिवानी से कहां तक जाता है, ये नरवाना तक, ठीक है, नरवाना तक, समझ गए। अब वैसे तो ये आगे पंजाब में भी जाता है, लेकिन अपन हरियाणा का पढ़ रहे ना तो यहीं तक ध्यान रखो, ये भिवानी से नरवाना। अब नरवाना से फटेंगे और नरवाना से एक चंडीगढ़ को जोड़ने का काम करता है, ठीक है। नरवाना से एक चंडीगढ़ की तरफ जाता है, और ये शायद मैंने उल्टा लिख दिया भाई, ठीक है। चंडीगढ़ ये 152 हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखेंगे
152 नरवाना को किससे जोड़ेगा? चंडीगढ़ से। जबकि 352 की बात करें तो ध्यान रखेंगे ये नरवाना को किससे जोड़ने का काम करता है? बावड़। ठीक है, अब देखो नरवाना, इसके अलावा जींद, जुलाना, रोहतक और जो अपना इधर क्या नाम है झज्जर होते हुए, और ये कहां पे आ जाता है? तो ध्यान रखेंगे ये आ जाता है हमारा नेशनल हाईवे बावड़ तक। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे किसके बारे में? ये होगा हमारा 352। ठीक है, नरवाना को बावड़ से जोड़ने का काम करता है, समझ गए? तो धारूहेड़ा औद्योगिक क्षेत्र जो है ये हमारा किस राजमार्ग पे होगा? दिल्ली जयपुर पे। चलिए अगले क्वेश्चन पे। हरियाणा में परंपरागत सिर पर पहनी जाने वाली पगड़ी को क्या कहते हैं? तो आपको पता है भाई, सिर पे पहने वाले को हम साफा भी बोलते हैं। ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसको हम क्या कहेंगे? खंडवा कहेंगे, समझ गए? चलिए आगे। उसके बाद काला तितर पर्यटक स्थल किस जिले में है? मेरा सबसे फेवरेट क्वेश्चन है ये, काला तितर पर्यटक स्थल। अब देखो आप पर्यटक स्थल में मेरे को बता सकते हो गोरैया पर्यटक स्थल ये हरियाणा में कहां पर रहेगा? ठीक है, गोरैया पर्यटक स्थल के बारे में आप आंसर कर सकते हो। इसके अलावा आप मेरे को मैना पर्यटक स्थल के बारे में आंसर कर सकते हो कि जो मैना पर्यटक स्थल है ये हरियाणा में कहां पर स्थित है। ठीक है, उसके बाद आप बैया पर्यटक स्थल के बारे में बता सकते हो, बैया पर्यटक स्थल कहां पे रहने वाला है। इसी प्रकार से भाई कोयल पर्यटक स्थल, कौन सा? कोयल पर्यटक जो स्थल है ये कहां पर स्थित रहेगा? ठीक है, इसके अलावा और भी बात करें बहुत सारे हैं, चलो इन्हीं के बारे में आप मेरे को आंसर करेंगे। अब देखो अगर मैं बात करूं गोरैया की तो ये बहादुरगढ़ का नाम ध्यान रखेंगे, किसका? बहादुरगढ़ का नाम ध्यान रखेंगे, झज्जर। ठीक है, अगर मैना पर्यटक स्थल की बात करें तो महम रोहतक का नाम ध्यान रखेंगे, रोहतक। उसके बाद बैया पर्यटक स्थल की बात करें तो रेड रोबिन के नाम से भी जानते हैं, भिवानी में रहेगा। अगर कोयल पर्यटक स्थल की बात करें तो ध्यान रखेंगे कहां पर स्थित है ये? कैथल में स्थित रहेगा। कहां पे स्थित रहेगा ये? हमारे कैथल जिले में आता है। कौन सा? कोयल पर्यटक स्थल। काला तितर पर्यटक स्थल भाई सिरसा, अबूब शहर। ठीक है, ध्यान रखेंगे अबूब शहर, ये काला तितर पर्यटक जो स्थल है ये सिरसा में, लेकिन काला तितर प्रजनन केंद्र गलती से पूछ ले तो आंसर चेंज क्या हो जाएगा? पीपली। समझ गए? चलो भाई आगे। उसके बाद आगे बात आती है सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है? तो ये भी भाई अपना इंडिया जीके का है और इसके जो आंसर है वो स्वामी दयानंद आएंगे। अखंड प्रकाश, ठीक है, वेद व्यास, इन सभी के लेखक रहे हैं कौन? स्वामी दयानंद सरस्वती। आगे चलेंगे, हरियाणा की राजभाषा कौन सी है? तो भाई इसके बारे में तो मैंने आपसे बताया था हिंदी रहेगी, लेकिन अब आपको एक क्वेश्चन तो हो गया होगा ना याद कि हरियाणा की जो राजभाषा हिंदी जो अधिनियम आया था ये कब आया था, कब इसको राजभाषा बनाया? ठीक है, हरियाणा राजभाषा हिंदी अधिनियम कब आया था? ठीक है, हिंदी अधिनियम है, इसके बारे में आप मेरे को आंसर करेंगे। उसके बाद हरियाणा में बोली कितनी बोली जाती है इनके बारे में बताएंगे। ठीक है, हरियाणा में बोली कितनी बोली जाती है इसके बारे में आप आंसर करोगे। और इसके अलावा मैं आपसे क्या पूछूं, हरियाणा में सर्वाधिक बोली जाने वाली बोली, ठीक है, सर्वाधिक कौन सी बोली बोली जाती है? ठीक है, सर्वाधिक कौन सी बोली हरियाणा में बोली जाती है? चलो इन तीन क्वेश्चनों के आप आंसर बता देंगे। देखो हरियाणा राजभाषा को हिंदी अधिनियम कौन सा? 1969 1969 बोली बोली जाती है भाई 6, और हरियाणा में जो सर्वाधिक बोली बोली जाती है वो बोली जाती है बांगरू। अब आप कमेंट में आंसर करेंगे किसके बारे में? कोरवी बोली के बारे में। किसके बारे में? कोरवी बोली के बारे में। समझ गए? तो ये आपको करना है कहां पे? ये आपको करना है कमेंट में। ठीक है भाई, तो इसको जल्दी से कमेंट में करिए। हम चलते हैं आगे। 1857 की क्रांति में किस जिले का सबसे ज्यादा योगदान रहा है? तो आपको पता है कि भाई 1857 की क्रांति हुई थी उसमें अपने हरियाणा के अलग अलग जो स्थान है उनसे अलग अलग जो लोग हैं उनके द्वारा नेतृत्व किया गया था। ठीक है, बहुत भयंकर तरीके से इस क्रांति का नेतृत्व किया गया था। और ध्यान रखेंगे 1857 की क्रांति की शुरुआत अपने हरियाणा में अंबाला जिले से हुई थी, लेकिन इस क्रांति की जो समापन होता है वो 16 नवंबर को होता है। 1857 में कहां से होता है? नसीबपुर की जो लड़ाई है वो अंतिम लड़ाई थी, ध्यान रखेंगे, नारनौल में राव तुलाराम के द्वारा लड़ी गई थी। समझ गए? तो भाई
आज के लिए इतना ही रहेगा, बहुत रहेगा, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में बहुत बेहतरीन एनर्जी के साथ है। तो तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।